नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। यह वीडियो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है सिलेबस में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, जो जीएस का पोर्शन है 30 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से लगभग 5 क्वेश्चन जो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से इस वीडियो से ये 3 क्वेश्चन जो हैं बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे गाइडिंग लाइट का काम करेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ स्टूडेंट बाय टीचिंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन देयर। तो जो चेंज आता है टीचिंग से किसी भी बच्चे में, किसी भी स्टूडेंट में, वो उनके किस चीज़ में रिप्रेजेंट होता है, किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है। इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमोटर डोमेन वाज प्रोपोनेंटेड बाय होम। तो इन चारों में से जो साइकोमोटर डोमेन है, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के टैक्सोनॉमी में प्रोपाउंड की गई है, वो किसके द्वारा की गई है। तो साइकोमोटर डोमेन बेसिकली अगर हम शॉर्ट में देखें तो साइकोमोटर डोमेन जो है किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को हम आगे जो है इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस यूपीएचईएससी ने रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ये दिया हुआ है और शॉर्ट सिलेबस है। एक बार हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या पूछा गया है, नेचर, टीचिंग का नेचर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी नीड क्या होती है, कि टीचिंग की नीड क्या होती है। देखिए, ये सिलेबस देखना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पता चलेगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली हम मान सकते हैं कि टीचिंग की नीड क्या होती है, टीचिंग की नीड क्यों होती है, सॉरी। तो टीचिंग की नीड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसके किस चीज़ में चेंज होता है। ये इसी तरीके का क्वेश्चन है कि नीड से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो दोस्तों, नेचर क्या होता है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नीड क्या होती है, इसके मेथड्स क्या हैं, लाइक मेथड ऑफ टीचिंग क्या क्या हैं, और इवैल्यूएशन कैसे होता है टीचिंग मेथड्स का या टीचिंग का, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से रिसर्च में आप देखेंगे रिसर्च की मीनिंग क्या है और रिसर्च के मेथड्स क्या हैं। तो 2 चीज़ें हमें तैयार करनी है, रिसर्च की मीनिंग क्या है, रिसर्च के मेथड्स क्या हैं। और मेथड्स में बेसिकली वही आ जाता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च जो आ जाता है, जैसे एक्सप्लेनेटरी हो गया और आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में डेटा पार्ट से डेटा का सोर्स क्या होता है, कलेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और उसका एनालिसिस कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें हमने नेट के एग्ज़ाम में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में और यूपीएचईएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी अंतर है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन अंतर काफ़ी है। वो हम आगे बताएंगे वीडियो में कि किस तरीके का अंतर है दोनों चीज़ों में। फिर देखिए, यूजीसी का जो रोल है, देखिए एग्ज़ाम जो है, एजुकेशन जो है यूजीसी का डिस्कशन किए बिना अधूरी है। तो यूजीसी का जो रोल है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ से जो है छोटे छोटे जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें से काफ़ी एरियाज से आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का जो मेथड्स तक का पार्ट है उसका डिस्कशन करेंगे, और अगली वीडियोस में हम इन चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही उसके बाद में हम फॉलो करेंगे एमसीक्यूज़ के द्वारा। तो जो टीचिंग का नेचर होता है, उसका नेचर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये मैंने पॉइंट वाइज उसमें लिखा है कि टीचिंग, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग।
और टीचिंग क्या है, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो बेसिकली क्या है, एक थ्योरी टाइप ही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपकी समझ उतनी है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को कर लेंगे। और इसका मतलब क्या है कि डायनामिक एनवायरनमेंट, कि देखिए टीचिंग क्या है, अगर यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर ये ही सिर्फ टीचर ही टीचर हो तो तब भी टीचिंग संभव नहीं है, और सिर्फ स्टूडेंट हो तो तब भी टीचिंग संभव नहीं है। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से देखें तो टीचर और स्टूडेंट का जो है एक डायनामिक रोल होता है। तो इसीलिए कहा गया कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट में टीचिंग टेक्स प्लेस करती है, कि यहाँ पे क्या है, टीचर जो है कुछ बताता है, स्टूडेंट उसको ग्रास्प करता है, और फिर स्टूडेंट जो है फिर टीचर से उसके बारे में डाउट या क्वेश्चंस जो है अपने पूछ सकता है। इसके बाद में टीचिंग देखिए क्या क्या इन्वॉल्व करती है, टीचिंग में क्या क्या होता है। टीचिंग में एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, ये चारों चीज़ें जो हैं टीचिंग में आती हैं। तो टीचिंग के नेचर में ही आएंगी कि टीचिंग का नेचर क्या है, कि एजुकेशन प्रोवाइड होगी, उसमें लर्निंग होगी और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होगी वो किया जाएगा। फोर्थ जो है टीचिंग इज़ एसेंशियल इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो टीचिंग ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली एसेंशियली एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ये नहीं कि हम जाके क्लास में सो जाएंगे और वहाँ पे टीचिंग जो है पूरी हो गई। तो ये इंटेलेक्चुअली है, मतलब इसमें आपको अपना माइंड को इनरोल्ड रखना ही पड़ेगा। ये टीचिंग जो है आर्ट एज वेल एज साइंस भी है, और ये एक सोशल सर्विस भी है, और टीचिंग हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ पावर, तो वो इसी चीज़ के लिए कहा जाता है कि टीचिंग जो है नॉलेज देगी, और नॉलेज से क्या है, एक अपने आप में एक ऑटोनॉमी आएगी। कि जैसे कहा जाता है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उससे हम पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पूरे विश्व को हम जीत सकते हैं। तो टीचिंग अपने आप में एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज्ञान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, टीचिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि हमने देखिए सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया, और सिलेबस का हमने जो है एक पार्ट करा दिया और फिर जो है हम बैठ गए घर पे, तो ऐसा नहीं होगा। टीचिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूसली हमें टीचिंग करनी पड़ेगी। साथ ही जो स्टूडेंट है उसको भी उस टीचिंग को ग्रास्प करना पड़ेगा, तो तभी हमें हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलेगी। इसके बाद में क्या है, टीचिंग एक प्रोफेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टीचिंग के नेचर में आ जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट है, टीचिंग का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को बेसिकली हम कह सकते हैं कि देखिए किस रिज़ल्ट्स को सोचते हुए, क्या रिज़ल्ट्स हम सोचते हैं जिसकी वजह से हम टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या हम सोचते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या क्या होंगे, इंटेंडेड रिज़ल्ट्स क्या क्या होंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। इसको जो है डिफरेंट जो एजुकेशनलिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ में इसको बांटा है। जैसे कि ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी दी, और इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी में जो है को 3 पार्ट्स दिए, कॉग्निटिव डोमेन दी, अफेक्टिव डोमेन दी, और साइकोमोटर डोमेन दी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग है हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, या हमें क्या क्या चीज़ें उससे मिल सकती हैं। ये जो ब्लूम जो है इन्होंने अपने 3 पार्ट्स में इसको बताया। तो ये 3 पार्ट्स क्या क्या हैं देख लेते हैं, आइए एक एक करके। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि 3 जो पार्ट्स हैं, ये 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये किसने दी थी। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है उसी तरीके से 3-4 नाम दे देंगे और ये हमें पूछ लिया जाएगा। तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है। कॉग्निटिव डोमेन में बेसिकली नॉलेज आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, हम इसका जो बेसिकली एनालिसिस पार्ट है, जो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है डिटेल्ड में, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी अगर ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं
तो इतना भी काफ़ी सफिशेंट है। अगर हम इसको याद कर लेते हैं, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ब्लूम ने क्या क्या दिया था। तो नॉलेज दी थी। नॉलेज बेसिकली क्या है कि रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन या कंटेंट, किसी भी कंटेंट को हम रिकॉल कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहे हैं तो वो नॉलेज है। और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है कि वो एबिलिटी जिससे कि हम किसी भी मटेरियल का मीनिंग ग्रास्प करते हैं। मान लीजिए हमें टीचर ने कुछ बताया, उसका अगर हम मीनिंग ग्रास्प कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंशन है। एप्लीकेशन क्या है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हमें मिल रही है, जो भी टीचर ने हमें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज टीचिंग में हमें बताई है, वो जब हम उसको प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस बेसिकली होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी इंफॉर्मेशन को तोड़ के और फिर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये बेसिकली एक मेथड भी है, रिसर्च का भी एक मेथड है, तो ये आगे हम देखेंगे। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है छोटे पार्ट्स में उसको किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को तोड़ के उसको अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करना इज़ एनालिसिस। सिंथेसिस क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स को, अब देखिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं समझ में आ गए हैं, अब उनको जो है हमने मिला के एज अ होल बना दिया। एक बूंद बूंद से जो है हमने सागर बना दिया और हमें कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई, दैट इज़ सिंथेसिस। अब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी जजमेंट लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी जजमेंट लेते हैं और वो जजमेंट जो है पर्टिकुलरली एक पर्पस रखता है, तो दैट इज़ इवैल्यूएशन। इसमें जो है एल छुटा हुआ है इवैल्यूएशन में, तो वो आप सही कर लीजिएगा। तो बेसिकली देखिए ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है कॉग्निटिव डोमेन में से ये जो 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट में कौन कौन से ब्लूम ने दिए थे। इसके बाद में आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन बेसिकली क्या है, जो कि डैनियल गोलमैन थे एक, उन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस को कहा गया, ये एक कॉग्निटिव पार्ट, टीचिंग का इफ़ेक्ट जो है कॉग्निटिव पार्ट पे क्या पड़ता है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं ब्लूम। तो इसी को डैनियल गोलमैन ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा था। आइए देख लेते हैं। इसमें जो हमारे 5 कंपोनेंट्स आते हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो देखिए रिसीविंग का मतलब क्या होता है। रिसीविंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जब हम कोई भी चीज़ हमें टीच किया जा रहा है तो हम उस चीज़ को, हमें सुनने की विलिंगनेस है, लिसनिंग, बेसिकली विलिंगनेस फॉर लिसनिंग, सुनने की जो विलिंगनेस है उसी को हम रिसीविंग कहेंगे। रिस्पॉन्डिंग मतलब, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि हम, हमारी विलिंगनेस है पार्टिसिपेट करने के लिए। हम मान लीजिए किसी चीज़ को हमने सुना, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है क्लास में और हम उस, ये जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर पहले हमने उसको रिसीव किया, टीचर ने बताया तो हमने उसको सुना, और दूसरी चीज़ फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया। फिर उसके बाद में इसको क्या किया हमने, वैल्यूइंग की। इसकी वैल्यूइंग का मतलब है कि हमने विलिंगनेस दिखाई टू बी इन्वॉल्व्ड, हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसकी विलिंगनेस हमने दिखाई। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने उसके लिए क्या है, कोई आइडिया प्रोवाइड किया, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। कोई आइडिया हमने दिया उस प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद में कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने क्या किया है, जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें, जो हमने टीच किया है, जो हमने सीखा है, उसको हम किसी भी दूसरे का या खुद का जो बिहेवियर, उसको चेंज करने के लिए हम काम में ला रहे हैं उस टीचिंग को, तो दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन। तो ये जो है अफेक्टिव डोमेन है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा गया है डैनियल गोलमैन द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद में जो थर्ड चीज़ है, थर्ड चीज़ क्या है हमारी, साइकोमोटर। तो ये साइकोमोटर डोमेन है। ये जो है तीनों चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया था ब्लूम ने दी थी, तो इसमें जो है, इसमें भी हमारी 5 चीज़ें आएंगी। 5 चीज़ों में से जो फर्स्ट चीज़ है वो है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना बेसिकली। तो कॉपी करने का मतलब ये है कि इमिटेशन का मतलब हम बता सकते हैं कि टीचर है जैसे कोई, या कोई भी स्किल्ड पर्सन है, वो किसी चीज़ को करके दिखा रहा है कि इस तरीके से करिए।
टीचर ने क्या, एक आर्ट्स टीचर है, आर्ट्स टीचर ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे एक जो है स्केच बनाया और कहा कि इसको अपनी कॉपीज़ में बनाइए, तो वो हो गया इमिटिएशन। तो ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा, साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा। दूसरा है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मशीनरी में या किसी इक्विपमेंट से, तो उसमें क्या है कि इसमें जो लर्नर होगा वो डिफरेंट तरीके से उसको, मशीन को या इक्विपमेंट को जो है मैनिपुलेट करके जो है वेरियस रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट को करेगा, तो इसी को मैनिपुलेशन कहेंगे। और फिर प्रिसीजन का मतलब है कि कोई भी एक्ट जो अगर हम कर रहे हैं वो क्या है, वो हम करते रहेंगे तो उसमें क्या है, एक एक्यूरेसी आ जाएगी, उसमें एक एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये साइकोमोटर डोमेन में आएगा कि हमारी जो हमारी साइको और मोटर, साइकोमोटर का मतलब बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजी, और जो मोटर ऑर्गन्स है, जो हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, इसको देखिए मैं एक तरीके से ये बता सकता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा कि आप बाइक चलाना सीखते हैं, तो बाइक चलाना सीख रहे हैं या साइकिल चलाना सीख रहे हैं या गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो साइकोलॉजी है वो आपके मोटर ऑर्गन्स के साथ में क्या कर रही है, एक कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि इमिटेशन का मतलब हो गया कि बेसिकली कोई आपको बाइक चला के दिखा रहा है और फिर आपसे कह रहा है कि चलाइए इसको। मैनिपुलेशन मतलब आपने क्या किया, अलग अलग तरीके से क्लच छोड़ा, ब्रेक दबाए, ये सब जो है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उस मशीन को और आप सीख रहे हैं उससे। प्रिसिशन मतलब होता है कि आपने क्या किया, बार बार मोटरसाइकिल चलाई, साइकिल चलाई, और उसके बाद में आपको आपके एक्ट में जो है एक्यूरेसी आने लगेगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जो आपके साइकोमोटर ऑर्गन्स थे, जो आपके साइकोलॉजी थी, जो आपका माइंड था और आपके जो ऑर्गन्स थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा कनेक्शन स्थापित कर लिया। आपके जो हाथ पैर हैं वो आपके माइंड को जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और आप वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से कोरिलेट कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। इसके बाद होता है आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकुलेशन का मतलब है कि आपने अब क्या किया है, अब प्रिसीजन के बाद में बेसिकली आर्टिकुलेशन आता है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस से जो है आपको जो जितनी डिज़ायरेबल एफिशिएंसी चाहिए थी, इफ़ेक्टिवनेस चाहिए थी, वो अब आपको आ गई है, तो दैट इज़ आर्टिकुलेशन। और ये सब क्या है, टीचिंग से रिलेटेड इसलिए है, अब इसको आप बाइक या कार से बिल्कुल मत जोड़ना नहीं है, इसको हम टीचिंग से जोड़ेंगे। टीचिंग का मतलब जैसे कि हमने मॉक टेस्ट कर रहे हैं हम, तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो हमारा जो हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे आर्टिकुलेशन के लेवल पे, कि हम जो चाह रहे थे वो हमारा जो है लेवल पहुंच गया है। और इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, अब ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो भी हमें मेथड्स या प्रोसीजर दिए गए हैं उनको हम अपने तरीके से जो है, अपने तरीके से हम इतने ज़्यादा निपुण हो गए हैं कि हम उसको अपने तरीके से जो है मोल्ड कर सकते हैं, तो दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। इसके बाद में देखिए जो एक ब्लूम के जो हैं एक स्टूडेंट थे एंडरसन, और एक और शख्स थे अलग, डेविड क्रेथवोल, इन्होंने भी जो है ये 5 स्टेप्स दिए थे। तो 5 स्टेप्स इनके क्या क्या थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो ब्लूम का सिंथेसिस और इवैल्यूएशन वाला पार्ट था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया था, और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने अपने ही 5 चीज़ें दी थी ये। तो ये 5 चीज़ें क्या क्या हैं, तो इन 5 चीज़ों को हम देख लेते हैं। इनका है रिमेम्बरिंग, इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, और सॉरी इसमें एक पार्ट रह गया है, ये इन्होंने 5 नहीं 6 पार्ट्स ही दिए थे, जितने ब्लूम ने दिए थे 6 पार्ट ही दिए थे ये, जो कि फॉल करते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के ही हैं, कॉग्निटिव डोमेन में ही इन्होंने दिए थे 6 पार्ट, और यहाँ पे इनका एनालिसिस आएगा, तो ये एनालिसिस भी आएगा यहाँ पे। तो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिंग दे दिया था। जहाँ पे ब्लूम का नॉलेज है
वहाँ पे इनका रिमेम्बरिंग है, क्योंकि एक तरीके से नॉलेज को ही हम रिकॉल और रिमेंबर करते हैं। सेकंड, जहाँ पे इनका कॉम्प्रिहेंशन था, इसको इन्होंने क्या कहा था, अंडरस्टैंडिंग कह दिया था। और जहाँ पे उनका एप्लीकेशन था, ब्लूम का एप्लीकेशन था, तो ब्लूम के एप्लीकेशन को इन्होंने अप्लाइंग कह दिया था। इसके बाद में चौथा जो था ब्लूम का एनालिसिस ही था, और चौथा इनका भी एनालिसिस ही है। पांचवा जो है ब्लूम का जो है सिंथेसिस था, तो पांचवे को इन्होंने इवैल्यूएटिंग किया है। और एक छठा पार्ट जो कि उनका इवैल्यूएशन था, उसको इन्होंने क्रिएटिंग किया है। तो इन्होंने ये जो पार्ट है, जो लास्ट के दो पार्ट थे, इवैल्यूएटिंग और सिंथेसिस वाला, उसको चेंज करके इन्होंने एक नया पार्ट क्रिएटिंग जोड़ा है। तो ये एंडरसन और डेविड कैथवोल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप अपने नोट्स में एनालिसिस जोड़ लेना। और बेसिकली ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इनका मतलब जो है यहाँ तक जो फोर्थ तक पार्ट है वो सेम ही है जो कि ब्लूम ने दिया था। अब देखिए, एक नई चीज़ जो है, नए जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने भी अपना दिया, जिनका नाम गैगने और ब्रिक्स था। तो इन्होंने 5 जो हैं क्लासिफिकेशंस किए थे। उन 5 क्लासिफिकेशंस में हम देखेंगे कि पहला किया था इन्होंने इंटेलेक्चुअल स्किल्स, दूसरा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, तीसरा वर्बल इन्फॉर्मेशन, चौथा मोटर स्किल, और पांचवा जो है एटीट्यूड। पांचवा एटीट्यूड है। तो बेसिकली इन्होंने क्या है, ये भी यही चीज़ बता रहे हैं कि टीचिंग से हमें या लर्निंग से आउटकम से जो फॉल करेंगे, कि एक तो इंटेलेक्चुअल स्किल आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आ जाएंगी जो कि डील करवाएंगी नेचर से, एनवायरनमेंट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या हो जाएगा कि याद रखने में कोई चीज़, लर्न करने में कोई चीज़, थिंकिंग करने में कोई चीज़, ये सब चीज़ें जो हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में आ जाएंगी। और इसके बाद में वर्बल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, तो इसमें वर्बल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली क्या करना है कि जो भी नॉलेज हमने एक्वायर की है, उसको हम ऑर्गेनाइज़ करें, तो ये वर्बल इन्फॉर्मेशन में हो जाएगा। ये सब बेसिकली टीचिंग और लर्निंग के आउटकम्स होंगे। और मोटर स्किल्स क्या कह रही हैं, मोटर स्किल्स में बेसिकली जब हम लर्न करते हैं कोई चीज़, तो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल जो है वर्क टुगेदर करते हैं, तो मोटर स्किल्स में आ जाएगा। और हमारा एटीट्यूड, देखिए इन्होंने एक ये अच्छी चीज़ जो है इसमें ऐड की है कि उसी तरीके से जो हम सारी चीज़ें सीखेंगे, उसी तरीके से जो हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगी, जिसको हम एटीट्यूड कहेंगे। तो एटीट्यूड बेसिकली क्या है, इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, कि उसका इंटरनल स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी क्या है, ये सबको मिला के जो है ये एटीट्यूड बनेगा उसका। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो है, देखिए मैंने लगभग काफ़ी सारे जो हैं टीचिंग मेथड जो हैं उनको यहाँ पे करने की कोशिश की है। शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। देखिए लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, लेक्चर मेथड में बेसिकली इंस्ट्रक्टर जो होता है प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने, और बच्चे जो हैं रिसीव करते हैं, टेक एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस में क्या होता है, 2 to 15 मिनट ब्रेक फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी एवरी 12 से 20 मिनट्स में। तो ये इंटरैक्टिव लेक्चर्स होता है। इसमें ये बेसिकली लेक्चर मेथड जो है कन्वेंशनल मेथड है। और यहाँ ये सारे जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ ये टीचर सेंट्रिक हैं। टीचर जो है इनका जो है एक तरीके से टीचर के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। तो लेक्चर जो है कन्वेंशनल मेथड हो गया। इंटरैक्टिव लेक्चर में थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद में जो है हमारा, मैं थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूँ। इसके बाद में देखिए डायरेक्टेड डिस्कशंस होते हैं। डायरेक्टेड डिस्कशंस में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं एक स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम के लिए। तो ये इसको हम डायरेक्टेड डिस्कशन कहेंगे। इसके बाद में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा कि इसमें लेक्चरिंग तो होती है, बट इसमें क्या है, गाइडेड और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी होती है। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। इसको आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ये।
और गाइडेड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट करता है कोई भी इंस्ट्रक्टर और उसका स्ट्रक्चर जो है उनके सामने पेश करता है स्टूडेंट्स के सामने। इसके बाद में फ्रेंड्स जस्ट इन टाइम टीचिंग होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। देखिए ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और हम इनको छोड़ भी सकते हैं। देखिए केस बेस्ड लर्निंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। केस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, और इस केस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है अप्लाई कोर्स नॉलेज टू डिवाइस वन और मोर सॉल्यूशंस और रिजोल्यूशंस टू प्रॉब्लम और डायलमास प्रेजेंटेड इन ए रियलिस्टिक स्टोरी और ए सिचुएशन। बेसिकली क्या होता है कि जो उसने किसी भी स्टोरी या सिचुएशन में पहले कुछ सुना है, सीखा है, वो अब क्या करेगा, उसको कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन मिलेगी तो वो अपनी पुरानी नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करेगा, उसको कहेंगे केस बेस्ड लर्निंग। इसके बाद में आएगा इंक्वायरी बेस्ड और इंक्वायरी गाइडेड लर्निंग। इंक्वायरी गाइडेड में क्या होगा, स्टूडेंट लर्निंग और अप्लाइंग मटेरियल इन ऑर्डर टू मीट ए चैलेंज, आंसर ए क्वेश्चन, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट और इंटरप्रेट डेटा। तो इसमें भी क्या है बेसिकली कि सेम सी ही चीज़ है कि जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करेगा मटेरियल इन ऑर्डर टू मीट ए चैलेंज, किसी भी चैलेंज को करने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो बेसिकली इसी तरीके की चीज़ें हैं। अब है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से जो है उसको किया जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, रोल प्लेज एंड सिमुलेशंस होंगे। इसके बाद में देखिए जो है अगर हम बात करें, देखिए ये एक थोड़ा इजी मेथड्स दिए हुए हैं, तो मैंने वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए चीज़ें वहाँ से ली थी, और ये मैंने जो KVS मदान है उनसे लिया है ये पार्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि टीचर सेंट्रिक स्ट्रेटजी बताई गई हैं, जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग हम कहेंगे। इसमें क्या है, लेक्चर पार्ट है, टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग में बेसिकली क्या है, एक फॉर्मेशन होगा टीम का, उसमें टीच किया जाएगा। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, बचपन में जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे वहाँ पे वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है कभी कभी हमें चीज़ें सिखाई जाती थी, और अब तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी हैं। तो टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए जो है वो एक लार्ज ग्रुप मेथड कहा जाएगा इसको। लार्ज ग्रुप को जो है सिखाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। डायलॉगिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। डायलॉगिक टीचिंग मतलब डायलॉग के थ्रू जो है पढ़ाया जा रहा है या डायरेक्ट टीचिंग की जा रही है। तो ये चीज़ें जो आएंगी ये टीचर सेंट्रिक स्ट्रेटजी होंगी। अब इसके बाद आएंगी जो हैं मिक्स स्ट्रेटजी। तो मिक्स स्ट्रेटजी में क्या है, मिक्स स्ट्रेटजी में क्या है कि इसमें थोड़ा फोकस टीचर पे, फोकस इन द सेंस कि कुछ टीचर की होगी चीज़ें और कुछ स्टूडेंट जो है वो खुद से भी करेगा। तो देखिए इसमें स्मॉल ग्रुप मेथड्स कहा जाएगा इसको। ग्रुप डिस्कशन होगा। देखिए वहाँ पे क्या है, टीचर सेंट्रिक है। टीचर सेंट्रिक में क्या है, टीचर के हाथ में है वो सारी चीज़ें। टीचर जो है पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, उसके बाद में बच्चे जो हैं घर जाके जो भी काम करेंगे वो करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन में देखिए क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन में टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई और उसके बाद में जो स्टूडेंट है वो वहीं पे उनसे जो है सवाल जवाब चीज़ें चल सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा और ये काफ़ी ज़्यादा क्या है आउटकम इससे निकलता है। तो इसलिए आज के टाइम पे चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं। ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद देखिए सेमिनार में भी यही चीज़ होती है कि कुछ जो है लर्नड पर्सन होते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर जो है लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद में उस पर क्वेश्चंस होते हैं। पैनल डिस्कशन में भी सेम चीज़ होती है। पैनल डिस्कशन बेसिकली कुछ जो हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनके बीच में क्या है फिर एक पैनल डिस्कशन होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, ये एक मिक्स स्ट्रेटजी में है। इसमें क्या है, कई सारे फैक्ट जो हैं बच्चों को एक साथ जो है उनका बम्बार्डमेंट किया जाएगा और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करनी होंगी। इसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड जो है वो चीज़, और ट्यूटोरियल
तो ट्यूटोरियल में भी क्या है, जैसे कि अभी वीडियो के थ्रू कोई भी टीचर पढ़ा रहा है वो ट्यूटोरियल हो गया आपका। केस स्टडी जो है ये भी इसी तरीके से कोई केस स्टडी दे दी और वो फिर एप्लीकेशन उसका करके जो स्टूडेंट है वो सॉल्व करेगा कोई भी प्रॉब्लम। रोल प्ले मतलब मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ानी है तो किसी बच्चे को अकबर बना दिया, तो ये जो है रोल प्ले वाली चीज़ हो गई है। सिमुलेशन हो गया, सिमुलेशन का मतलब है उसको एक कंडीशन दे दी और कहा गया कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे। मान लीजिए जैसे आपको जो है कई बार जो है एक आईएएस के इंटरव्यू में आपको आईएएस बना दिया जाता है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और आप उसमें क्या करोगे, तो ये सिमुलेशन हो गया। डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या है कि करके दिखाया गया, कोई भी चीज़ जो है करके दिखाई जाएगी तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहा जाएगा। इसके बाद देखिए लर्नर सेंट्रिक स्ट्रेटजी। लर्नर सेंट्रिक स्ट्रेटजी में क्या है कि ट्यूटोरियल वाली चीज़ जो है लर्नर सेंट्रिक में आ जाएगा कि आज के टाइम में देखिए जो जैसे यूट्यूब है या और प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से बच्चा खुद से बैठ के घर पे बैठ के भी खुद से उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ये इंडिविजुअल मेथड इसलिए कहा जा रहा है, लर्नर सेंट्रिक है ये। लर्नर जो है अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा है। असाइनमेंट्स जो है लर्नर सेंट्रिक हो गया, खुद से बनाएगा। प्रोजेक्ट वर्क जो है खुद से बनाएगा। केस स्टडी खुद से तैयार कर रहा है तो वो लर्नर सेंट्रिक हो जाएगी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी लर्नर जो है उसने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्रोग्राम किया है कि उसकी प्लानिंग जो है उसको बता रही कि क्या करना है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आज के टाइम में हो ही रही है काफ़ी। इंटरेक्टिव वीडियोज़, देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो क्या कर रहे हैं कि अपने लेक्चर दे रहे हैं, उधर से जो है बच्चे उनसे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, तो ये इंटरेक्टिव वीडियोज़ की कैटेगरी में आएगा। ओपन लर्निंग में क्या है कि जो भी देखिए फिर से जो जैसे यूट्यूब या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से सीख सकते हैं। और भी जैसे गवर्नमेंट के थ्रू जो डीटीएच में फ्री चैनल्स हैं, मूक्स हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो ये ओपन लर्निंग की उसमें आएगा। उसके बाद में जो है आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली क्या है, जो भी बच्चा अपनी प्लानिंग और इस तरीके से पढ़ाई के लिए करता है वो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि कुछ एक ऐसा मेथड जो कि क्या करेगा, प्रैक्टिकली बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देगा, वो ह्यूरिस्टिक मेथड है। तो ये भी एक लर्नर सेंट्रिक स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे और आने वाली वीडियोस में हम कुछ चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक आप तैयार कीजिए और आप कुछ पार्ट के लिए KVS मैदान की जो बुक है, देखिए मैं ये कहूँगा कि कोई भी बुक जो है आपको पर्टिकुलरली सारी चीज़ें नहीं सिखाएगी, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा इंटरनेट का यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई सारी बुक्स देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो हैं उनको सॉल्व करना, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है कई बार नहीं, जो बुक का कंटेंट है वो नहीं कर पा रहा है उसको। तो कई सारी बुक्स से पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने कॉमन सेंस से इंटरनेट का सहारा लें और वहाँ से पढ़ें। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उनके हम आंसर्स को देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ए स्टूडेंट बाय टीचिंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन देयर, तो इसका आंसर होगा एटीट्यूड। तो देखिए इसी तरीके से हम कॉमन सेंस से हम इसको सॉल्व करना है कि टीचिंग से क्या चेंज आता है स्टूडेंट में, वो है एटीट्यूड में। एक्वायर्ड मार्क्स और ये अकम्पलिशमेंट, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें बाद में, पहले उसके एटीट्यूड जो है इसका जो है सबसे सटीक आंसर होगा। इसके बाद में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन वाज प्रोपाउंडेड बाय, देखिए इसका आंसर होगा हैरो। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है सारा ब्लूम ने भी जो है ये साइकोमोटर डोमेन दी है, लेकिन फर्स्ट जिसने प्रोपाउंड किया था वो थे हैरो, इनका नाम था अनीता हैरो। तो ये 2 आंसर जो हैं अगर आपने करेक्टली इनको किया था तो ठीक है, नहीं तो जो है कुछ पढ़ने की ज़रूरत है।
और ऐसे ही आगे जो है इसको ध्यान में रखते हुए, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा। धन्यवाद।